हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर द्रव्य गुण सब्जेक्ट के बारे में, और उसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वीर्य विज्ञान। देखो, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। अभी तक हमने द्रव्य गुण के अंदर क्या देखा है। हम द्रव्य गुण के अंदर पेपर फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेपर फर्स्ट, ठीक। तो पेपर फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हमने द्रव्य गुण के बारे में पढ़ा, थोड़ा डिटेल पढ़ा कि निघंटु के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि द्रव्य गुण को निघंटु शास्त्र भी कहते हैं, ठीक। और उसके बाद हमने वहाँ पर ही सब पदार्थ के बारे में एक एक बेसिक इंट्रो को देखा, और देखा कि जो सब पदार्थ है वो हमको डिटेल में देखने हैं ताकि हम किसी भी द्रव्य के कर्म को आसानी से पता लगा सके, ठीक है। सबसे पहले हमने द्रव्य देखा, देन उसके बाद सब पदार्थ के अंदर हमने रस देखा, देन गुण देखा, देन विपाक देखा, देन अब हम बात कर रहे हैं वीर्य के बारे में। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम वीर्य के बारे में। देखो, वीर्य क्या है, वैसे नॉर्मली हम वीर्य से क्या समझते हैं, ठीक है। आप जो वीर्य समझ रहे हो वो वाला वीर्य नहीं है। यहाँ पर वीर्य से मतलब है शक्ति, पोटेंसी। कोई भी द्रव्य होता है वो एक अपना कार्य करता है, वो किस वजह से कर पाता है, वो वीर्य की वजह से कर पाता है। जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, एक द्रव्य हूँ, और मैं भी कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक शक्ति है जिसकी वजह से मैं अपना काम कर पाता हूँ, वही वीर्य होता है। जैसे हर एक प्लांट के अंदर कोई भी कार्य करने की शक्ति होती है कि उसकी जो मूल है, उसकी जो रूट है, वो इस व्याधि पे काम करती है या फिर इस दोषों को बढ़ाती है, कैसा भी वो कार्य करती है, ठीक है। तो कोई भी है, चाहे फल हो, फ्रूट हो, कोई भी किसी प्लांट का जो भी पार्ट होता है वो किसी न किसी वजह से कर्म कर पाता है। वो किस वजह से कर्म करता है, क्योंकि उसके अंदर वीर्य होता है, उसके अंदर पोटेंसी होती है, उसके अंदर शक्ति होती है, जिसको हम यहाँ पर वीर्य कहते हैं। तो वीर्य की डेफिनेशन आई है निरुक्ति। पहले हम निरुक्ति देखते हैं, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, ठीक है। तो येन कुर्वति तद वीर्यम कहाँ पर आई है, चरक सूत्र स्थान 26 में आई है, जिसका मतलब होता है कि जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। कोई भी द्रव्य जो कार्य करता है किस वजह से कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति होती है, उसी को हम वीर्य कह रहे हैं। द्रव्य गुण विज्ञान में वीर्य शब्द का अर्थ शक्ति होता है, ठीक है। फिर परिभाषा भी सेम यही है कि वीर्यते तू क्रियते, ये नहीं क्रिया, ये भी चरक सूत्र स्थान 26 में आया है। मतलब देखो, वीर्य तू क्रियते, ये नहीं है क्रिया, मतलब जो भी क्रिया होती है, जो भी द्रव्य की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है, वीर्य के द्वारा कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। देखो, स्वरूप के बारे में क्या बताया गया है कि दोष धातु तथा मलोभर द्रव्य के जो कर्म देखा जाता है, ठीक है। अभी आप किसी न किसी द्रव्य का सेवन करते हैं, मान लो मुलैठी का सेवन कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसी मान लो आप किसी फल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप केला खा रहे हो, ये भी मान लेते हो, या आप कोई भी कुछ भी खा रहे हो, तो उस पर दोष धातु मल पर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, वह एक विशेष शक्ति के कारण होता है, उसे हम विशेष शक्ति ही वीर्य कहते हैं, ठीक। जैसे मैं कह देता हूँ कि अभी आप बहुत सारे ऐसे द्रव्य जो आपके धातु को बढ़ाता है, कफ वर्धक होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपके मलों पर, आपके मल पर, आपके धातु पर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। वो किस वजह से दिखा पा रहा है, क्योंकि उस द्रव्य के अंदर एक विशेष शक्ति होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वीर्य कहते हैं, ठीक। और एक कोई एग्जाम्पल वगैरह से समझता है। देखो, अभी आप बहुत सारे द्रव्य के बारे में पढ़ोगे, जैसे एक कॉमन है अम्ल की, ठीक है। अम्ल की क्या है कि आपकी वो व्यय स्थापन में काम करती है, ठीक है, मतलब जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती है, रसायन की तरह भी काम करती है। अम्ल पित्त में भी अम्ल के रसायन का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो वो किस वजह से कर पा रहा है, उस द्रव्य के अंदर ऐसी शक्ति है, ठीक है, उसी शक्ति को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वीर्य कह रहे हैं, ठीक है। और यह विशेष शक्ति द्रव्य के निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। जो ये विशेष शक्ति है वो किस पर डिपेंड करती है, कुछ यहाँ पर कारण बताए गए हैं। पहला होता है द्रव्य संग्रहण काल अनुसार, यानी आपने उस द्रव्य को कौन से काल में संग्रहण किया है, ठीक है, कलेक्ट किया है, ठीक। तो क्या बताया गया है कि द्रव्य की कार्य करने की क्षमता निश्चित काल व्यवधि में संग्रहण करने की अधिक होती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप ऋतुओं के अनुसार, मतलब सीजन के अनुसार कलेक्ट करते हो, तो उनकी जो पोटेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर आचार्य चरक ने बताया गया है कि जो मूल है उसको, मूल को मतलब जो रूट है, अब जैसे अश्वगंधा की रूट यूज होती है तो उसको हम शिशिर में और ग्रीष्म में ही कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी होती है, मतलब मैं आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कुछ किसी प्लांट के हम मूल को कलेक्ट करते हैं, तो जनरली आचार्य चरक ने बताया कि जब भी किसी प्लांट की किसी द्रव्य की आपको मूल कलेक्ट करनी है तो 2 ऋतु, शिशिर ऋतु और ग्रीष्म ऋतु चुननी है। देन उसके बाद शाखा का मतलब स्टेम वगैरह, जो भी पत्र वगैरह, ली वगैरह, तो उनके लिए वसंत और वर्षा ऋतु चुननी है। और उसके बाद त्वक कंद क्षीर के लिए आपको शरद ऋतु चुननी है, और सार के लिए आपको हेमंत ऋतु चुननी है। और जो पुष्प और फल है वो आप किसी भी ऋतु में सुन सकते हो। देखो, इसको सिंपल से आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने जैसे याद करा था कि सबसे पहले कोई मान लो कोई रूट, एक कोई प्लांट वगैरह है, ठीक है, ये प्लांट वगैरह, ये इसकी क्या है, मूल आ रही है, ठीक। इस मूल से फिर क्या है, जो स्टेम है, शाखा है, वो ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। और इसी शाखा पे मान लो कोई ऐसे पत्र वगैरह लगे हुए हैं, ठीक। और इसी पत्र
आप जो ने जो पत्ते देखे होंगे, कभी कभी जब आप पत्ते को तोड़ते हो तो दूध वगैरह निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्षीर बोल रहे हैं। ठीक है, इसी पत्ते के पास पुष्प होता है। ठीक है, अब पुष्प से ही क्या निकलता है, फल निकलता है। ठीक है, अब ये राम कथा मैंने क्यों बताई है वो अभी बता देता हूँ आपको। देखो, पहले आपको याद करना है मूल, देन उसके बाद शाखा एंड पत्र, देन उसके बाद आपको याद करना है त्वक, कंद एंड चीर, देन सार आता है, देन पुष्प एंड फल आता है। देखो, अगर आपको ऋतु सीक्वेंस में याद है तो आप नॉर्मली याद कर सकते हो, जैसे शिशिर ऋतु, शिशिर के बाद कौन सी आती है, बसंत आती है, देन उसके बाद ग्रीष्म आती है, देन उसके बाद वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, और अब कौन सी आती है वर्षा के बाद, हेमंत आती है, तो हेमंत इसमें लिख दोगे। ठीक, सॉरी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, शरद आती है, शरद लिख दो। देन इसके बाद कौन सी आती है, हेमंत आती है, तो हेमंत लिख दो। और फिर सारी ऋतु को एक साथ लिख दो, तो ऑल ऋतु। ठीक है, ऋतु ऑल, मतलब ऋतु ऑल ऋतु। अब देखो, इससे क्या हुआ, इससे आप इससे यहाँ से ये देखो, इससे आपको ये सारे याद हो गए आसानी से कि कौन सी ऋतु में हम कौन सा पार्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो काल के, मैंने अभी आपको क्या पॉइंट बताया कि हमें काल के अनुसार द्रव्य को संग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है कि कौन सी ऋतु में कौन सा हमें प्लांट का पार्ट यूज़ करना है, क्योंकि उस काल में उस द्रव्य की शक्ति ज़्यादा होती है। जैसे शिशिर और ग्रीष्म में अगर आप मूल को कलेक्ट करते हो तो जो मूल की जो पोटेंसी होती है, जो वीर्य की शक्ति होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इन कंपेयर टू अदर ऋतु। इसी तरह से शाखा और पत्र को बसंत और वर्षा ऋतु में, त्वक, कंद और क्षीर को शरद ऋतु में, सार को हेमंत ऋतु में, पुष्प और फल को ऑल ऋतु में। ठीक है, तो इस तरह से शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और ऑल ऋतु। इसको कैसे याद करना है, वही एक मूल है, मतलब रूट वगैरह, ऐसे रूट वगैरह है, रूट से ऊपर क्या जाता है, स्टेम जाता है, इसको हम शाखा बोलते हैं। और इसी शाखा पे पत्थर लगते हैं, और इसी पत्थर से जब आप तोड़ोगे तो उसमें दूध वगैरह निकलेगा। जैसे याद रखना कि त्वक, कंद और क्षीर, और फिर इसके बाद आप बोले, और इसी एक सार इस बीच में रह गया था, मतलब त्वक, कंद और चीर, मतलब इसमें से जब आप दूध निकलेगा तो उसका क्या निकलेगा, दूध का सार भी निकलेगा। इस तरह से ध्यान रख लेना। और इस त्वक के पास, मतलब जो पत्थर है उसी के पास कहीं ना कहीं पुष्प और फल भी होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कौन से द्रव्य हम काल अनुसार, मतलब कौन से द्रव्य में किस तरह से हम यहाँ पर द्रव्य को संग्रहण करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा प्रयोजांग अनुसार। तो द्रव्य के प्रत्येक अंग में स्थित शक्ति का ज्ञान करके कार्मुक शक्ति प्रयोग का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो मतलब प्रत्येक हर एक अंग में अलग अलग होता है, किसी अंग में अलग होता है, किसी में अलग होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो रासना और जो नीम है, जो रासना वाथांडम होती है, नीम तिक्त रस होता है, ये आप सब जानते होंगे। तो इसको उसके पत्र कलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि इनके जो पत्र में ज़्यादा शक्ति होती है। ठीक है, ज़्यादा शक्ति होती है। ये ना प्रयोजांग अनुसार, प्रयोजांग मतलब कह रहे हैं अंग करना, किसी का भी, किसी का एक ऑर्गेनिक पार्ट कलेक्ट करना किसी द्रव्य का। जैसे पुष्प हम नागर केसर का कलेक्ट करते हैं, फल हम हरित की विभक्ति और आंवला। ठीक है, जब त्रिफला देखते हो, त्रिफला में तीनों इंग्रेडिएंट होते हैं, हरित की विभक्ति और आंवला। इन तीनों ही द्रव्य का हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रूट यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं। और मदन फल का भी हम फल यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा होगा, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ, सब लिख लेना। मूल क्या है, मूल में हम किसकी यूज़ करते हैं, मूल मतलब रूट, कुट की भी यूज़ करते हैं, बिल्व की यूज़ करते हैं, अग्निमंत की यूज़ करते हैं। और मूल और अश्वगंधा की यूज़ करते हैं, काफ़ी प्लांट की यूज़ करते हैं, कंद हम शतावरी की यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है सैवीर्य अवधि अनुसार। तो द्रव्य की कल्पनाओं का प्रयोग एक निश्चित काल अवधि तक बताई गई है, क्योंकि वीर्य एक गुण है। ठीक है, वीर्य क्या है, एक गुण है। देखो, फिर वीर्य अगर एक गुण है तो गुण और वीर्य में डिफरेंस क्या रहा। देखो, गुण और वीर्य में ये डिफरेंस है कि जो गुण है वो उनकी कुछ स्पेशल जो प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशल जो शक्ति होती है, वही क्या होती है, वीर्य होता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, छोटू सा। ठीक है, तो देखो द्रव्य के अंदर समय के अनुसार जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बताया गया कि हर एक द्रव्य की अवधि होती है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर अश्वगंधा की रूट दे देता हूँ और कहता हूँ कि ये अश्वगंधा की जो रूट है ना, ये आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 साल बाद यूज़ नहीं कर सकते, मतलब 1 साल तक यूज़ नहीं करते हो, तो इसके जो भी मेन इंग्रेडिएंट थे वो क्या हो जाएंगे, वेस्टेज हो जाएंगे, उसमें बेकार हो जाएंगे, फिर आपका इतना यूज़फुल नहीं रहेगी। तो इसी तरह से हर एक प्लांट के जो द्रव्य होते हैं उनकी भी एक समय होती है। भाई हर एक दवाई की होता है ना टाइम की, ये 2 साल तक के लिए, इसकी 2 साल के लिए अवधि है, इसकी 3 साल के लिए लिखा होता है। ठीक है, वो एक मेन आर्टिफिशियल बनी होती है। लेकिन नॉर्मल अगर प्लांट वगैरह के देखें तो उनका भी रहता है कि अगर मैंने आज मैंने लीफ तोड़ ली कि मुझे किसी का सोरस बनाना है। ठीक है, तो उस लीफ को मैं कब तक सोरस बना सकता हूँ, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। अगर रूट ले रहा हूँ तो कितने दिन, 6 महीने, 1 साल। ठीक है, त्वक ले रहा हूँ तो कितने साल, 1 साल, 2 साल। तो उनकी एक अवधि होती है। जैसे अभी मान लो कि आपके हर्बल गार्डन में मैम बोलती है आपकी
कि आप करीब करीब अश्वगंधा के बहुत सारे अश्वगंधा लगे हुए हैं, उन सभी की रूट कलेक्ट कर लो। तो आपने मान लो कि 10 किलो अश्वगंधा कलेक्ट कर लिया, 10 किलो अश्वगंधा की रूट कलेक्ट कर ली, ठीक है। लेकिन आपने वो 1 साल तक यूज ही नहीं करी, उसका पाउडर ही नहीं बनाया, ठीक है, पाउडर वगैरह नहीं बनाया, तो उसको मतलब को जो भी विशिष्ट योग बन सकते थे वो आपने नहीं बनाई, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो अवधि थी वो 1 साल की बताई गई है। फिर आता है विविध कल्प अनुसार। तो प्रत्येक द्रव्य की शक्ति उसके एक निश्चित कल्पना में ही अधिक मिलती है। जैसे कि किसी की जो शक्ति है वो चूर्ण में मिलती है, किसी का क्वाद प्रभावी होता है, ठीक है। आपने पढ़ी होंगी ना पंचकसाई कल्पना, किसी का हम शीत बनाते हैं, किसी का चूर्ण बनाते हैं, और जो चूर्ण वगैरह ये पंचकसाई कल्पना में नहीं आता, ये इनके सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे रसशास्त्र के अंदर। देखो अभी जो हमने ये बात करी है वो किसके अंदर बात करी है, हमने स्वरूप के अंदर बताई, स्वरूप के अंदर बात की है कि स्वरूप के अंदर हमने क्या देखा था कि जो भी द्रव्य की जो एक विशेष शक्ति होती है उसी को हम वीर्य कह रहे थे, और ये विशेष शक्ति क्यों होती है इससे कुछ कारण बताए गए, ठीक है। उसके कारण द्रव्य संग्रहण, प्रयोजांग और सैवीर्य अवधि और विविध कल्प अनुसार, ठीक है। तो ये इनकी कह रहा है विशेष शक्ति की वजह से होते हैं, जिसको मैंने अपने टाइम पे कुछ इस तरह से याद करा था कि डीपीएस का वीरू। तो डीपीएस का वीरू कैसा लग रहा है, अब डी से याद रखने की द्रव्य संग्रहण, और पी से आप रखना प्रयोजांग, और ऐसे रखना सैवीर्य और कैसे पता नहीं क्या याद रखा था मैंने, ठीक है। विविध कल्प, हाँ के से आ रहा है कल्प, के से कल्प अनुसार, और वैसे आ जाएगा वीरू से क्या आ जाएगा कि वीर्य का स्वरूप की बात हो रही है, वीर्य के स्वरूप की बात हो रही है। इस तरह से आप याद रख सकते हो डीपीएस का वीरू, ठीक है। अब डीपीएस क्या है, एक स्कूल होता है, तो उस डीपीएस का एक वीरू है, ठीक है। डीपीएस का वीरू इस तरह से मैंने बनाया है। तो अब यहाँ पर जो वीर्य का स्वरूप में एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कि कितने प्रकार का वीर्य, एक तरीके से इसको भेद भी हम कह सकते हैं। तो जो वीर्य के स्वरूप में गुण वीर्यवाद आता है, कर्म वीर्यवाद आता है, ठीक है, और एक और आता है द्रव वीर्यवाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुण वीर्यवाद, ठीक है, गुण वीर्यवाद। तो गुण वीर्यवाद नाम से क्लियर है कि जो भी गुण होते हैं तो उन्हीं को हम वीर्यवाद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गुण को एक स्पेशल शक्ति होती है, ठीक है भाई। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि गुण और वीर्य में डिफरेंस लिखिए, 10 नंबर में तो नहीं बनेगा, 5 नंबर में ही बनेगा। तो एक तो हमेशा मेन डिफरेंस आप याद ही रखना दिमाग में कि जो गुण और वीर्य है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो गुण की जो स्पेशल पावर होती है, स्पेशल जो शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। और इसके 5 कारण क्या थे वो मैंने आपको 4 जो कारण बताए कि किन की वजह से वो पीछे, वो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन उसके बाद गुण वीर्यवाद में आता है शक्ति वीर्यवाद और परिभाषिक वीर्यवाद। तो शक्ति वीर्यवाद देखो आचार्य चरक और चक्रपाणी बताते हैं कि शक्ति वीर्यवाद को। अब शक्ति वीर्यवाद क्या होता है, देखो द्रव्य की जो शक्ति मात्र ही वीर्य है। उन्होंने क्या बोला है कि द्रव्य की जो शक्ति मात्र ही क्या है, वीर्य है। जैसे रस द्रव्य, रस, गुण, विपाक, प्रभाव, ठीक है। मतलब इनके अंदर जो भी शक्ति है वही क्या है, वीर्य है, ठीक है। अब शक्ति वो द्रव्य के अंदर भी हो सकती है, रस के अंदर भी हो सकती है, गुण के अंदर भी, विपाक के अंदर भी, प्रभाव के अंदर भी। मतलब जिसके अंदर मतलब जिस द्रव्य के अंदर शक्ति होती है वही क्या होता है, वीर्य कहलाता है उसका, ठीक है, उसकी वजह से। देन होता है परिभाषिक वीर्यवाद। तो परिभाषिक वीर्यवाद आचार्य सुश्रुत और भागवत ने बताया था। जो उन्होंने क्या बताया कि परिभाषिक वीर्यवाद क्या होता है, उत्कृष्ट संपन्न शक्ति, ठीक है। कैसी शक्ति होती है कि जो उत्कृष्ट हो, ठीक है, उत्कृष्ट शक्ति संपन्न। तो ये दिमाग में याद रखना कि उत्कृष्ट शक्ति संपन्न जो गुण होता है, ठीक है, वही क्या होता है, आपका वीर्य होता है। तो परिभाषिक वीर्यवाद क्या होता है, उत्कृष्ट संपन्न शक्ति, उत्कृष्ट शक्ति संपन्न, हाँ उत्कृष्ट शक्ति संपन्न वीर्य। तो वो क्या होता है आपका परिभाषिक वीर्यवाद। तो वो आचार्य सुश्रुत ने फिर 2 क्लासिफिकेशन बताई, एक द्विध वीर्यवाद, एक अष्टविध वीर्यवाद। द्विध वीर्यवाद में शीत और उष्ण आ जाते हैं, और अष्टविध वीर्यवाद में ये हमारे 8 आते हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, मृदु, तीक्ष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। देखो ये जो अष्टविध वीर्यवाद है वो आचार्य चरक के अनुसार है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने गुरु ना मानकर पिछल माना है, ठीक है, और लघु ना मानकर विशद माना है। ये 2 डिफरेंस है और वो सब सेम है, ठीक है। ये किसके अनुसार अभी मैंने बताया आपको, चरक के अनुसार बताए थे, ठीक है, और ये सुश्रुत के अनुसार है। यहाँ पर 2 में डिफरेंस है। मैंने जो याद करा था वो याद करा था कुछ इस प्रकार से कि गुरु याद रखा था, देन उसके बाद स्निग्ध याद रखा था, क्योंकि जो गुरु और स्निग्ध थोड़े सिमिलर टर्म से है। देन उसके बाद मृदु याद रखा था, देन शीत याद रखा था। ये 4 नाम याद रखे थे। और गुरु का अपोजिट लघु होता है, स्निग्ध का रुक्ष होता है, मृदु का तीक्ष्ण होता है, शीत का उष्ण होता है, ठीक है। तो इस तरह से अष्टविध वीर्यवाद आ गए। और जो हमारा गुरु और लघु है, अभी इसका जो अपोजिट आएगा गुरु और लघु, मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है कि गुरु की जगह क्या हो जाएगा, पिछले हो जाएगा, और इसका जो अपोजिट जो लघु होता है उसकी जगह विशद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो।
तो इसके बाद आता है हमारा कर्म वीर्यवाद, ठीक है। मतलब जो कर्म करने से में समर्थ हो, ठीक है, मतलब जो भी द्रव्य है उसको कर्म करने में समर्थ होता है उसमें क्या बोलते हैं, कर्म वीर्यवाद, ठीक। तो सिंपल है, नागार्जुन ने कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा सीधा कि जो कर्म करने में समर्थ होता है उसे हम वीर्यवाद कहते हैं। उसकी संख्या असंख्यक होती है और एक 15 भी बताई गई है। 15 कौन कौन सी होती है आप याद कर लेना, सिंपल ही है। अधोभागर, ऊर्ध्वभागर, उभयगत भागर, संग्राहिक समसमन एक साथ, दीपन पाचन एक साथ, दारुण रोपण एक साथ, शोधकर शोधघन शीतकरण एक साथ, जीवनीय है तो प्राणघन हो जाएगा, मादन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन 15 को आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। ये अन्य आचार्य की है वैसे। देन उसके बाद द्रव्य वीर्यवाद, जो कि आचार्य शिवदास का मेत है। उन्होंने बोला कि जो वीर्य है वो दो प्रकार से होता है, वो एक होता है चिंतनीय, एक होता है अचिंतनीय। मतलब चिंतनीय मतलब क्या होता है, जिसके कर्म की व्याख्या रस गुण आदि के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। मतलब कोई द्रव्य भाई ऐसा कार्य कर रहा है, कोई द्रव्य हमारे धातु को बढ़ा रहा है, मल का क्षय कर रहा है, तो उसकी व्याख्या हम उसके रस गुण वीर्य विपाक से कर सकते हैं कि उसके गुण की वजह से धातु को बढ़ा रहा है, रस की वजह से क्षय कर रहा है, या विपाक ऐसा है, जो भी है उनका आप कर सकते हो। वो होते हैं चिंतनीय द्रव्य वीर्यवाद। कुछ होते हैं अचिंतनीय, जिनका आप रसगुण वीर्य विभाग से आप उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनके कर्म को हम फिर किससे एक्सप्लेन करते हैं, उनके कर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं प्रभाव से। प्रभाव एक तरीके से आपके आयुर्वेद का एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे अभी हम केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी पहले, तो उसमें को बताइए एक फॉर्मूला वगैरह बताया जाता है कि इस तरह से मैकेनिज्म होगी, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन है जो इस मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा, तो उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं भाई, हर हम एक द्रव्य के कर्म को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो धातु को बढ़ा रहा है, दोषों को क्षय कर रहा है, मल पे ऐसा इफेक्ट दिखा रहा है, तो ये इसके रस की वजह से है, गुण की वजह से, यही तो हम सारा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। लेकिन जब हम उनसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये द्रव्य का जो प्रभाव है, कि ये द्रव्य बल्य है, ये द्रव्य बल्य है अपने प्रभाव की वजह से। बेशक वो द्रव्य उष्ण है, मतलब इसका जो गुण है वो कैसा है, उष्ण हो गया, और इसका जो रस है वो कटु है, लेकिन वो फिर भी कैसा है, वो भ्रमण कर रहा है, बल्य है, तो वो अपने प्रभाव की वजह से। तो इस तरह से देखो। देन इसके बाद हम बात करते हैं अष्टविध वीर्यवाद और वीर्य और गुण वीर्यवाद में अंतर। देखो अष्टविध वीर्यवाद मैं बता चुका हूँ, गुरु याद रखना है आपको, गुरु के साथ स्निग्ध याद रखना है, एंड मृदु और शीत, ठीक है। तो एक ट्रिक भी बना सकते हो इसका, GSMS, ठीक है, GSMS कर सकते हो आप ऐसे, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो GSMS, तो GSMS, ठीक है, GSMS जो भी आपको करना है आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अष्टविध वीर्यवाद आपको पता लग गया है। और तो अष्टविध वीर्यवाद उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण वीर्य कहलाता है, ठीक है। मतलब द्रव्य के अंदर जो उत्कृष्ट शक्ति है, ठीक है, जो बेस्ट शक्ति है उससे संपन्न है, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, वीर्य कहलाता है। देखो नॉर्मल है तो गुण है, अगर उसमें उत्कृष्ट शक्ति है तो वो क्या हो जाएगा, वीर्य हो जाएगा। किंतु शक्ति का यह उत्कृष्टता 8 गुणों में ही मिलती है, अंत वीर्य की संख्या 8 होती है। एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये जो गुण आपने बताई है, गुरुवादी गुण, ये जो आपने 20 गुरुवादी गुण पढ़ाई है, तो ये सारे भी तो वीर्य हो सकते थे, केवल 8 को बताने का स्पेसिफिक कारण क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन गुणों में शक्ति संपन्न के निमित्त युक्तियाँ दी गई है। पहला रीजन बताया गया है कि जो ये केवल 8 गुण है, ये 8 गुण ही अष्टविध वीर्यवाद है, मतलब यही वीर्य है। तो इसका पहला कारण बताया गया है सुप्रगर गुण सारता, मतलब द्रव्य में रहने वाले ये गुण अधिक समय तक रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो गुण है, गुरु है, शीत है, मृदु है, ठीक है, ये जो गुण रहते हैं ना वो द्रव्य के अंदर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। अगर आप इनका अग्नि से भी सहयोग करा देते हो, ठीक है, आपके अंदर जो जठराग्नि है, मतलब इन द्रव्य का सेवन करते हो, इन द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं उनका जठराग्नि सहयोग होने के बाद भी उनमें बहुत कम परिवर्तन आता है, तो इस वजह से इनको वीर्य कहा गया है, ठीक है। अब भाई मान लो अगर उनका अग्नि के साथ संयोग हो जाएगा तो वो कर्म आपको एक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। भाई जो गुरुवादी गुण है वो इनको हम चिकित्सा गुण या आपके शारीरिक गुण भी कहते हैं, क्योंकि वो दो धातु हमारे पर इफेक्ट दिखाते ही नहीं दिखाते। अभी आपने पढ़ा था कि सामान्य विशेष सिद्धांत है, जो भी आपकी धातु का दोष का क्षय वगैरह हो जाता है या बढ़ जाती है, तो उनके अनुसार हम यहाँ पर जो गुरुवादी गुण है उनके द्रव्य को गुणों के अनुसार सेवन करा देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर जो 8 गुण है ये भी क्या होते हैं, इन पर जठराग्नि सहयोग होने से बहुत कम परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ये इनका स्वयं गुण सारता है। दूसरा तो शक्ति उत्कर्ष, मतलब इनमें अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। देखो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन इन गुणों में जो दूसरे गुणों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है, इसलिए इनको क्या रखा गया कि गुण ना मानकर कहीं ना कहीं अष्टविध वीर्यवाद, वीर्य के अंदर रखा गया है। दूसरा होता है व्यवहार मुख्यता, व्यवहार में गुरुवादी गुणों का उपयोग अधिक होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सारे गुरुवादी गुण के एग्जाम्पल है। बहुलता,
बहुलता नहीं, बहुलता है। द्रव्य ये गुण अधिक मिलते हैं और प्रकृति में भी इन गुणों की प्रधानता होती है। जैसे शीत व उष्ण, भाई शीत व उष्ण 8 जो गुण है उनके अंदर ही तो आते हैं। उपयोगिता श्रेष्ठ, सारी दृष्टि से गुणवादी गुण भी अधिक उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक कारण भी बता सकते हैं कि क्यों। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वीर्य में और गुण में क्या विशेष अंतर है और क्यों केवल इन 8 गुणों को ही वीर्य की कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको याद रखना है कितने, सप्रगुणसारता, शक्ति उत्कर्ष, व्यवहार मुख्यता, बहुलता और उपयोगिता, ये कारण है। देन उसके बाद कि और भी एक मैंने पहले कारण आपको बताया था, पहले ही पेज पे जो बताया था, जो ये बताया था कि जो इन द्रव्य के जो विशेष शक्ति होती है इनका कारण क्या है। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर ले जाओ। देखो इससे वैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही बनता है, बहुत कम चांसेस है कि लॉन्ग बन जाए। 99% है कि आपका यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बने। तो ये क्वेश्चन आपके 100% मेरे हिसाब से तो आने वाला है कि गुण और वीर्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर 90% बच्चों वो कुछ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर मेरा पढ़ा है याद है तो वहाँ पर वो अच्छे से लिख पाएंगे। देखो अब यहाँ पर जो अष्टविध वीर्यवाद है, ये अष्टविध वीर्यवाद है, ये फेमस कॉन्सेप्ट है, इसको ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया गया है। इसलिए हम इनका एक तरीके से फार्मोडायनेमिक्स देखते हैं कि इनका हमारे बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि आप ऐसे द्रव्य का सेवन करते हो जिनके अंदर जो वीर्य है वो कैसा है, गुरु वीर्य है, तो उनके अंदर वो हमारे दोष पे वातहर होगा, धातु को वर्धक होगा और मल पे श्रेष्ठकारक होगा। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोष धातु मल पर क्या इफेक्ट है। क्यों सर दोष धातु मल ही क्यों? यार मैंने क्रिया शरीर में आपको कभी फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ पढ़ाया था कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ऐसा कुछ पढ़ाया था? तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जो दोष धातु मल है यही तो हमारे मूल होते हैं शरीर के। अगर ये ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी इन्हीं का ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दोष धातु मल पर क्या इफेक्ट होते हैं। यदि आप गुरु वीर्य का सेवन करते हो तो उसके अंदर पृथ्वी जल महाभूत होते हैं। ये मैं आपको महाभूत देखो जो गुण वाले चैप्टर है उससे आप क्लियर कर सकते हो। ये कैसा होता है, गुरु है तो वातहर होगा, धातु वर्धक होगा, वैश्य होगा, श्रेष्ठ होगा, सारक होगा, मल को इजीली पास करा देगा। लघु है तो इसमें अग्नि वायु और आकाश महाभूत होते हैं। ये कैसा होगा, दोष पे क्या इफेक्ट होगा, कफ को हरने वाला होगा, और धातु गर्म धातु को क्षय करने वाला होगा, मल पे क्या होगा, बद्ध करने वाला होगा। स्निग्ध में क्या होता है, पृथ्वी जल महाभूत होता है। स्निग्ध है तो वात को हरने वाला होगा, स्निग्ध है तो धातु को बढ़ाने वाला होगा, स्निग्ध है तो मल को इजीली पास करने वाला होगा। रूक्ष है तो कफ का शमन करने वाला होगा, धातु का क्षय करने वाला होगा, मल को संग्रहण करने वाला होगा। मृदु है तो जल आकाश महाभूत होगा, पित्त का शामक होगा। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि मृदु की वजह से पित्त शामक होता है, धातु वर्धक होता है। ये मृदु एक बार आप अच्छे से देख लेना, धातु वर्धक होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है, और रक्त मांस का प्रसादन करने वाला होता है। तीक्ष्ण है तो अग्नि महाभूत होता है, कफ शामक होता है, धातु को क्षय करता है, श्वेत जनन होता है। शीत है तो जल होता है, पित्त शामक होता है, धातु वर्धक होता है और मूत्रल होता है। ये देख लेना, मूत्रल होता है। अग्नि है तो अग्नि या वत कफ शामक होगा, धातु का क्षय करने वाला होगा, अवृष्य होगा। एंड स्वेदन है विराजन में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो देखो देन इसके बाद आती है बात वीर्य की उपलब्धि में हेतु, ठीक है। अभी हमने विपाक का देखा था कि विपाक की उपलब्धि में हेतु क्या, 3 प्रमाण बताए थे वहाँ पर भी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। और यहाँ पर वीर्य की उपलब्धि में कितने होते हैं, 2 हेतु होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकता है यहाँ पर डायरेक्टली आपका। तो यहाँ पर क्या होता है कि वीर्य की उपलब्धि निपात व अधिवास से होती है, ठीक है। अभी हम समझते हैं निपात और अधिवास क्या होता है। देखो 2 क्रिया होती है, एक होती है निपात, एक होती है अधिवास। निपात मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट में करके आप पता लगा सकते हो कि उसका जो वीर्य है वो कैसा वीर्य है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें कैसे पता लगा सकते हो सर, जैसे कि एग्जांपल दो सर, जैसे मरीज है, मरीज कितनी उष्ण होते हैं सब जानते हैं। अगर आप इस पर आपकी जीवा इंद्र पर टच करते हो, ठीक है, तो आप जीवा इंद्र जैसे मतलब जीवा इंद्री नहीं, जीवा तो अधिष्ठान होता है, मतलब जीवा पर टच करते हो तो आपकी जो रसन इंद्रिया है वो आप बता सकते हो कि वो कितनी आपकी उष्ण है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा उसमें कौन सा वीर्य है, उष्ण वीर्य है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली आप पता लगा सकते हो। दूसरा होता है अधिवास। अधिवास में कैसे, शरीर में उपस्थिति से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। शरीर में उपस्थिति से कैसे, जैसे कि देखो अभी आपने मिर्च खाई है भाई, मिर्च खाने के बाद आपके अंदर जाएगी तो आपकी पूरी जीआईटी होगी, उसमें इरिटेशन प्रोवाइड करेगी, आपको दाह उत्पन्न करेगी। तो अनुमान से भी आप पता कर सकते हो, जब तक वो आपके मरीज आपके अंदर रहेगी तब तक आप पता कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, उस वीर्य का कैसा वीर्य, उष्ण वीर्य। तो इस तरह से यहाँ पर आप कर सकते हो। देन इसके बाद आता है कि देखो ये 2 पॉइंट है कि जीवा के स्पर्श से पता लगा सकते हो। दूसरा, जब तक शरीर में द्रव्य रहता है तब तक वीर्य का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद वीर्य का निर्धारण करने के लिए देखो ये चरक सूत्र सन 26 में बताया गया है कि किस तरह से आप वीर्य का निर्धारण कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जैसे 6 रस होते हैं कि मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु, तिक्त, कषाय।
देखो आचार्य चरक ने बताया गया है कि जो मधुर रस होता है उसका वीर्य शीत वीर्य होता है, और अम्ल लवण कटु का उष्ण वीर्य होता है, और मधुर तिक्त कषाय का शीत वीर्य होता है। ठीक है, प्राय मधुर और तिक्त कषाय का प्राय शीत वीर्य होता है। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट बता दिया है, लेकिन इनके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जिस तरह से विपाक के एक्सेप्शन होते हैं। देखो विपाक में भी मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के विपाक होते हैं, मधुर विपाक, अमल विपाक और कटु विपाक। ठीक है, मधुर विपाक के अंदर मधुर रस आता है और लवण रस आता है, अमल विपाक के अंदर केवल अमल रस आता है, और कटु विभाग के अंदर कटु तिक्त कषाय रस आता है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन देखे जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो वीर्य के भी कुछ एक्सेप्शन दे जाते हैं। नॉर्मल जनरल कॉन्सेप्ट याद रखना कि मधुर रस होगा तो शीत वीर्य होगा, अमल लवण कटु होगा तो उष्ण वीर्य होगा, और मधुर तिक्त कषाय होगा तो शीत वीर्य होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देखने को आपको मिलेंगे, जो अभी मैं समझाऊंगा। पहले एक बार पढ़ लेते हैं वीर्य निर्धारण में क्या लिखा हुआ है कि द्रव्य के रस विभाग तथा वीर्य परस्पर संबंध बताते हुए द्रव्य का वीर्य निर्धारण करने में सामान्य विशेष सिद्धांत स्थापित किया है। ठीक है, जिन द्रव्य का रस विपाक मधुर होता है, देखो ये सिंपल लिखा हुआ है, जिन द्रव्य को जो रस है और विपाक है वह मधुर होगा तो वह कैसे वीर्य होंगे, शीत वीर्य होंगे। जिन द्रव्य को जो रस है और विपाक है, ठीक है, मधुर, देखो वैसे सिंपल सी बात है, मधुर रस का तो मधुर विपाक ही होगा, तो वीर्य भी कैसा होगा, शीत वीर्य होगा। ठीक है, और जिन द्रव्य का रस विपाक अमल होता है, और अमल किसका होगा, अमल रस और अमल विपाक। ठीक है, तो वो कैसा होगा, उष्ण वीर्य होगा। ठीक है, और जिन द्रव्य का रस विपाक कटु होता है, रस व विपाक कैसा होता है, कटु होता है, तो उनका कैसा होगा, उष्ण वीर्य होगा। तो याद रखना, जिन द्रव्य का जो रस है और विपाक वो कटु होगा तो उनका कैसा होगा, उष्ण वीर्य होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। रस व विपाक का मतलब ये है कि कटु रस होना चाहिए और कटु ही विपाक होना चाहिए, तो उनका विपाक कैसा होगा, उष्ण वीर्य होगा। ये जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना। अब इसको अगर आपको ध्यान में है तो आप देखो, अब मैंने बताया जैसे आनुप मास रस है तो उसका जो रस है मधुर होता है। सर मधुर के हिसाब से तो यहाँ पर वीर्य शीत होना चाहिए था, लेकिन वीर्य कैसा, उष्ण है। मैंने क्या कहा, अपवाद एक्सेप्शन याद रखने हैं। अमल की का रस अमल होता है, और अमल के हिसाब से क्या याद रखना, क्या होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, लेकिन वीर्य कैसा है, शीत है। सेंधव कैसा है, लवण, तो मधुर अम्ल लवण तो कैसा होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, लेकिन वो ना उष्ण नहीं है। अर्घ क्या है, तिक्त है। मैंने बताया प्राय शीत होना चाहिए, लेकिन वो कैसा है, उष्ण है। तिक्त है तो उष्ण होना चाहिए, तिक्त है तो यहाँ पर सॉरी शीत होना चाहिए, लेकिन सारी कैसे, उष्ण है। कटु तिक्त कषाय का शीत वाली कैटेगरी मानना चाहिए, लेकिन वो कैसे, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रख लेना। देखो सभी का आपको आवाज़ जरूर याद करने हैं, 5 से 10 आवाज़ आपको जरूर लिखने हैं। जब आप इनको लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको सारी जो पैरामीटर होते हैं किसी चीज़ के वो सारे आपको आते हैं। तो इसी के साथ आपका और जो हमारा है वीर्य वाला चैप्टर वो कंप्लीट होता है। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूले, और थैंक यू गाइस।